सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वर्सेस स्टेट पुलिस। लोगों को लगेगा कि ये कौन सा सब्जेक्ट है। असल में अभी हाल के दिनों में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ होम और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ खींचतान आप कह सकते हैं दिख रही है। अब आप देखना चाहें बिटवीन द लाइंस वो दिख रही है। अभी जो इमीडिएट प्रोवोकेशन है इस चर्चा को करने का, वो एक बीएसएफ को लेके एक नोटिफिकेशन जारी हुआ अभी 2 दिन पहले, हाल के ही दिनों में, जिसमें बीएसएफ के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव उसको आगे पीछे किया गया। मैं थोड़ा आपके साथ ये शेयर कर लूं कि बीएसएफ करता क्या है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि बीएसएफ का जो प्राइमरी काम है वो इंडो पाक बॉर्डर की बॉर्डर सिक्योरिटीज को पीस टाइम में उसकी सर्वेलेंस करना, उसको देखना कि वो था। अब क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान के बाद ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो वो वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान मतलब अब बांग्लादेश, इन दोनों बॉर्डर्स को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी देखभाल करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 2-3 चीजें समझ ले किस किस स्टेट में इसका है। अगर साउथ से चलेंगे तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर। अब चूंकि वो 2 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख, फिर आ जाइए उधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और वहां पे आके वेस्ट बंगाल, ये और असम, माफ कीजिएगा, और असम। ये सारी सीमाओं को बीएसएफ जहां जहां बांग्लादेश या उसके होते वो। इसके अलावा मैं 2 चीजें और बता दूं जो टोटल गार्ड करता है, वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में 4096.7, ये परसों के उनके उससे है, मैं कोई इतना नॉलेजेबल नहीं हूं, ये परसों का जो नोटिफिकेशन है उसमें है। ये बांग्लादेश बॉर्डर को 4096 किलोमीटर्स और इंडो पाक का जो बॉर्डर है उसमें 3323 किलोमीटर्स को हैंडल करता है। इसके अलावा 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, ये जो इंटरनल एक्सट्रीमिज्म है वहां पे भी इसका रोल है। ये बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए दे दिया कि अभी सरकार ने एक सर्कुलर निकाला। वो सर्कुलर इन कंटिन्यूएशन टू 1969, 2012, 2014 के उसमें था, जहां पे जो बॉर्डर है उससे अंदर की तरफ, जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में टोटल स्टेट ही को में वो कहीं भी जाके अरेस्ट कर सकता था, सर्च कर सकता था, सीजर कर सकता था, ये सब काम कर सकता था। लेकिन गुजरात में बॉर्डर से 80 किलोमीटर अंदर, राजस्थान में 50 किलोमीटर अंदर और पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल में 15 किलोमीटर अंदर तक उसका कार्यभार क्षेत्र था, उसका इफेक्टिव एरिया था। अब ये जो ऑर्डर अभी निकला है 2 दिन पहले, उसमें क्या चेंज हुआ? उसमें चेंज, ये जो मेजर चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि गुजरात का 80 किलोमीटर घटा के 50 किलोमीटर कर दिया गया, राजस्थान भी 50 किलोमीटर हो गया, पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल को भी 50 किलोमीटर अंदर तक आ गया है। मैं अपने साथ, मेरे साथ डॉक्टर डी शिवानंदन साहब हैं। मैं आग्रह करूंगा भाई थोड़ा हिंदी में, मेरा चूंकि कार्यक्रम, आप अंग्रेजी में फ्री हैं, आप अपने को एक्सप्रेस करने को, और नहीं, और आपका एक बड़ा ह्यूमन पक्ष में अपने दर्शकों को बता दूं, मैं पुलिस अधिकारी से पहले, आप एक बड़ा काम कर रहे हैं रोटी बैंक के, उससे आप महाराष्ट्र में एक बड़ा एनजीओ चला के बहुत से उन पेटों, मतलब उन जगहों का तक पहुंच रहे हैं जहां पे अन्न की और इस रोटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए आपका भाई हम लोग सलाम करते हैं। अब मैं शिवानंदन साहब आपके पास बहुत बेसिक चीज पे आ जा रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम से क्यों ये चाहती है कि उसका फुटप्रिंट और अंदर तक पहुंचे? क्योंकि दो एक्ट की बात मैं कर लूं। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 जो अभी भी प्रेवलेंट है और जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी पहुंच के किसी भी ये जो सीजर, अरेस्ट, ये सब कर सकती है। और दूसरा एनआईए एक्ट जो अभी नया बना, जिसमें आप
बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के कहीं भी जा सकते हैं। तो कभी कभी ये नहीं लगता है कि इज दिस द infringement on the state government authority? Sab, good afternoon to you and to all your viewers. Wish all of them a very happy Dasara and thank you very much. आपने रोटी बैंक के उल्लेखनीय काम है उसके ऊपर आपने प्रशंसन किया है। Thank you very much. During pandemic times जो गवर्नमेंट पहले मैं उसके पहले जो प्रोग्राम होता था मैंने उनको वो आक्रोश से बोल रहे थे, मैं सुन रहा था about the food distribution. Pandemic के पहले 200 million Indians were going hungry and now 800 million Indians are going hungry because of pandemic, unemployment and lack of purchasing power. Because of that, people like us, Roti Bank and others, migrant labor and others, इतना उनका प्रॉब्लम हो रहा था, हम जाके उनको एक दिन में 40,000 40,000 खाना हमने बना के उनको दिया था और वही सिलसिला चल रहा है। तो पैंडेमिक टाइम में हमने 6 मिलियन मील्स दिए हुए हैं। अभी भी मुंबई में 11,000 खाना डेली में दे रहा हूँ। अहमदाबाद, नागपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बतूर में भी हमारा ब्रांचेस चल रहा है। तो आपने इसके ऊपर जिक्र किया है इसलिए मैंने ये आपका टाइम लिया है। About the point in question about this diminishing democracy, we can speak about this particular subject आपने लिया, दोनों तरफ से दोनों बाजू में आप बात कर सकते हैं। एक है national integration and sovereign power of government of India, and then the state is a federal state and power. There is a state list है, there's a government, I mean central list है, concurrent list है, share करके सब कर रहे हैं। For example GST, how do they share, what all happened is all known to you. So ये सब हमारा federal structure में ऊपर नीचे चल रहा है। Particularly about these three things which you mentioned, NIA, it happened because of the 208, I mean 26/11/2008 में जो मुंबई में अटैक हुआ है उसके बाद में immediately NIA Act बनाया। All the states kept quiet. They did not say that you are infringing upon the federal structure. ऐसा किसी ने बोला नहीं था। And then they brought energy to all the hubs and all that, like Hyderabad, Mumbai, Chennai and Guwahati and all that. So for national integration and security वो भी हो गया है। अभी BSF Act है, उसके ऊपर अगर बात करना है, NIA Act में बोला है कहीं भी एक्सप्लोसिव है तो हम लोग आके उसको बिना परवानगी हम ले लेंगे। सो अगर ये जर्मन बेकरी केस पूना हो या मुंबई में अभी जो अंटिलिया जहाँ पे मुकेश अंबानी रहते हैं वहां पे अगर कोई केस हो तो इंस्टेंटली NIA will come, okay, agree, international conspiracy हो or national state, all states are involved. For all these things, federal government is much more powerful. But speaking about BSF, I want to speak on behalf of the BSF or the government of India's action, because the BSF Act is there, 135 section of BSF Act is there from 1969, and then आपने जिक्र किया वैसे 2012, 14 and 21. They have rationalized, in my opinion, whatever BSF was doing. They've been doing tremendous job, working in that kind of area. Kutch, in the Gujarat, agar baat kare, it is all in the sea and the creek and various other areas. They have boats and a kind of a mini navy, coastal security kind of setup they have. So they work in hostile circumstances. I agree there. And they are the frontline people. Much before the army is faced by the enemy, the BSF has to be crossed. So under all these circumstances, when after आपने बोलने के बाद में मैंने study किया, it looks like they have more rationalized the whole structure. पहले पूरा नॉर्थ ईस्ट का फुल था और बाद में कोई 15 किलोमीटर बाय कहीं 80 किलोमीटर कहीं. So in the major states, as I have understood, they have not increased their power. Power is the same: search, seizure, and arrest. But they cannot charge sheet the matter. Charge sheeting is to be done by the police only, and the police powers remain with the police. And in this 50 किलोमीटर में पुलिस का जो भी कार्रवाई करना है वो पावर उन्होंने विड्रॉ तो किया नहीं है, पुलिस का है. सो अगर एक स्टेप आगे जाके हम बोलेंगे एनसीबी जो कार्रवाई कर रहा है मुंबई में शाहरुख खान का लड़का के ऊपर, पहला जो the person spoke about that. In that, the Mumbai police original jurisdiction has not been taken away.
Mumbai police could have done effectively controlling the narcotics business of the supplier, demand, supply, consumer, possession, all that, if they have been very, very effective, the chance for NCB or any other agency to come and do all these things is not there. So police has been slack. So in Punjab or in Gujarat, the original jurisdiction is not taken away. On the other hand, in the Blue Sea, we have 20 nautical kilometer tak jo bhi crime hota hai, that is the responsibility of the state police. Because of that, after 2008, the government of India has given bulletproof boats de rakha hai, patrolling ka power de rakha hai, kahin bhi crime hota hai, wahan jata hai. But the last point is, without taking the state police powers, if they have spread out in certain places the power, jurisdiction of BSF and allowed the police to work, and the BSF has not been given complete powers as we believe. They have been given the power of search, seizure and arrest. And in the original 135 section mein jo bola hai, Passport Act hai, Foreigners Act hai, various sections, smuggling of arms, cattle and various things related, foreigners, usko unhone they have done rationalization. So my humble submission to you, sir, and to your audience is that the local police can go all out and do whatever they want. Not only in this 50-kilometer area, but they can go in the Blue Sea also, up to 20 kilometers. After that, the coastal security branch comes. After that, the Indian Navy comes. So the police powers have not been taken away, and the BSF has been given a responsibility. Now, the very important point is, can all these agencies work together? The main problem in the country, as I have understood in the last few years of my service, is corruption has been eating away the core value, the core democracy, or the core national security of the country. Whether it is BSF or local police, can they be above corruption and consider national security as the main important thing? If that is it, if BSF can guarantee that, yes, we are taking complete responsibility of the drugs coming inside or the arms coming inside, whether it is with drone or various other system, and we are taking care of the country, if that kind of a guarantee is there, I will be welcoming empowering BSF or empowering the local police and all that. My request to all the police forces and their chiefs is that please come together. What is happening now? If the CBI chief is summoned by the Mumbai police and the Mumbai police chief is summoned by the CBI, and unko yahan bula rahe hain Delhi se aur inko bula rahe hain Delhi bula rahe hain, whatever is happening is not absolutely right. After all, the chief, CBI chief was also Bombay police chief a short while ago. Before he went there, he was DGP and CP. So in the same way, if BSF and the local police can work together, we can be ensured of double security. And sir, I want to again come back to my original point. I'm repeating, the BSF has not been given complete powers. Of all the police powers have not been given. Whenever they do search, seizure and arrest, they have to hand over to the local police. So investigating, charge sheeting, all this discretion is with the police. For your kind information, in any traditional crime, in a village if there is a murder, the village police party or the mukhya or even a common citizen is given the power of arrest. I hope everyone will appreciate that. In Village Police Party Act of Maharashtra says that the police party can arrest the concerned criminal, can preserve the scene of crime, whatever the police will do preliminary, a police party can do. In the absence of a police party, even a common villager can do. So, in the interest of the national security, in my opinion, what government of India has done is rationalizing the areas. Now, how to get it done, how to operationalize it, how to use it or misuse it is left to the BSF and also left to the local police. Now, my request is, why not we analyze the local police action also? Where are they falling short? Why are they why are they ceding? Why are they giving away their area, their power, their authority? If they can operate in full bloom, full power, then in fact they can reduce the presence and the activity of the government of India forces also. As a federal government, I will say, if government of India is contributing and government of any state government is contributing towards
a better national security apparatus, I think we should welcome. But the underlying factor is corruption eating away the state police working? Are the BSF working? Incidences of BSF indulging in corruption is also well known to everybody. Drugs ho, gold ho, smuggling ho, cattle in the Bangladesh, or even people in Bangladesh, with how they come and go, and how cattle, to the tune of lakhs and millions, how they are being shifted from either to other and all that, is aapko to sabko malum hai. So if only we can go above corruption, and if BSF can implement this powers given to them under the BSF Act, it will be fantastic. Rider is, can police forces, state government ho ya government of India ho, work above the corruption practice. That's it, sir. Coming back to the basic thing, मैं फिर से एक चीज आ जाऊं, मैं दो चीजें एक तो समझने की दृष्टि से, पहली चीज जैसा आपने कहा कि करप्शन इज द कोर इशू, तो उसी फोर्स को आप कुछ भी काम दे दीजिए, जो भी फोर्स हैं, तो करप्शन तो इससे एड्रेस नहीं हुआ। दूसरा क्या है, क्यों व्हाई वी आर डाउटिंग एंड व्हाई एवरीवन इज डाउटिंग, A case in point is the Shahrukh Khan case. Let us, एक मिनट में उस पे अपना, let me be the devil's advocate. जब वहां पे एनसीबी गई और उसने पकड़ा, उसके पोजीशन में कुछ नहीं मिला, और जो लॉ ऑफ द लैंड है वो कहता है कि if the possession is not there, तब आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसके ब्लड में या उसके उसमें कहीं मिलता और ये प्रूव होता कि इज अ ड्रग एडिक्ट, तो उसको थाने नहीं ले जाया जाता, उसको रिहैब सेंटर भेजा जाता है। नाउ दीज टू थिंग्स नेवर हैपेंड विद हिज सन। नाउ बिकॉज वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजे गए थे, एवरीवन नोज व्हाई दे वर सेंट। उसके बाद एक अब ये प्लान चल रहा है कि नहीं, ही हैज लिंक्स विद ड्रग माफियाज और ड्रग पेडलर्स। नाउ ऑल दीज ड्रग माफिया या ड्रग पेडलर को कोई रजिस्ट्री करके तो उन्होंने इसकी फ्रेंचाइजी ली नहीं होगी। If they have taken, they must have taken over WhatsApp or some, कोई रजिस्ट्री एग्रीमेंट तो हुआ नहीं होगा कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाके शाहरुख खान का लड़का एंड दैट ड्रग पेडलर, सो वो सारे एविडेंस आपके इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हैं। तो इसलिए हरदम डाउट होता है व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर कहीं ना कहीं करती है। उस आने से पहले हमारे साथ हैं बीएसएफ के वेरी सीनियर ऑफिसर। सूद साहब, ये जरा समझाइए, मतलब मैं एक ही सेंटेंस दूंगा, व्हाट इज द लॉजिक, क्योंकि इसको अगर रैशनलाइज कहा जा रहा है तो हमारे हिसाब से लेस ऑफ पुलिसिंग, लेस ऑफ वो 15 किलोमीटर से 50 क्यों करना था, जो 50 थे उनको 15 कर देना था। एक तो लॉजिक ये भी हो सकती है। तो मतलब मैं जरा समझने के लिए कर रहा हूँ, व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ दिस 50 किलोमीटर्स। जी, जो मेरे से पहले सूद साहब आप हिंदी बोल सकते हैं। हाँ, जो मेरे से पहले स्पीकर साहब ने कहा कि रैशनलाइजेशन किया जाए, तो मेरा ये सोचना है कि अगर रैशनलाइजेशन इज यूनिफॉर्मिटी, तो वो तो बहुत सही बात नहीं है। देखिए, गुजरात के ऑपरेशनल हालात राजस्थान से फर्क हैं, राजस्थान के ऑपरेशनल हालात पंजाब से फर्क हैं, वेस्ट बंगाल के शायद और फर्क होंगे। वहाँ की टेरेन, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ के पॉपुलेशन, वहाँ के बॉर्डर क्राइम्स, हर जगह अलग अलग फर्क है। और जो ये लिमिट्स पहले सेट की गई थी, अगर हम इसके थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, तो 1968 में बीएसएफ एक्ट बनने के बाद में पहली दफा ये 1969 में इस प्रकार के पुलिस पावर्स से सर्च, सीजर और अरेस्ट के इशू किए गए, जिसमें गुजरात का 80 किलोमीटर जैसा आपने बताया, राजस्थान का 50 और बाकी स्टेट्स का 15 था, और नॉर्थ ईस्ट पूरा स्टेट था, जेएंडके पूरा स्टेट था। नाउ इसका एक रैशनल था, रैशनल ये था कि गुजरात में और राजस्थान में रिमोट बॉर्डर एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम थी, और उसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने के अलावा उन दूर दराज इलाकों में पुलिस की प्रेजेंस भी बहुत कम थी, पुलिस की इफेक्टिवनेस भी बहुत कम थी, क्योंकि वहां पर उनकी पोस्ट नहीं थे, उनके थाने नहीं थे। जब वो नहीं थे तो सिर्फ एक
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में बीएसएफ की प्रेजेंस वहां पर थी, और इसलिए बीएसएफ को ये पुलिस पावर्स देने की आवश्यकता समझी गई कि अगर कोई बॉर्डर क्रिमिनल बीएसएफ के एम्बुशेस को धोखा देकर या उनसे बचकर निकल जाता है और हमारे पास सूचना आती है, तो हम लोग उसे चेज करके पकड़ लें। और दूसरा चीज ये कि अगर कोई पुलिस उस इलाके में ऑपरेशन करना चाहती है तो हम उनके साथ में मिलकर ऑपरेशन उनके ऑपरेशन को फैसिलिटेट करा दें। सो ये रैशनल था इसका। गुजरात में जैसा आप जानते हैं अभी भी वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, राजस्थान में भी कम है। पंजाब में क्यों कम रखी गई? क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन डेंसिटी या वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी या असम की पॉपुलेशन डेंसिटी और पुलिस प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू दी स्टेट्स, और इस वजह से पुलिस का वहां पर मौजूदगी, पुलिस की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा थी, एंड बीएसएफ कुड फोकस ऑन जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स के ऊपर में फोकस कर रहे थे। तो जो ये लॉजिक दिया जाता है कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ऐसा किया गया, ये बहुत सही नहीं लगता मुझे, बहुत लॉजिकल बात नहीं लगती है। और इससे पहले जुलाई 2014 में दूसरे उससे जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, आ रही। तो जुलाई 2014 में इसी सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, और जो अभी नोटिफिकेशन है उसको अमेंड करा है। तो सिर्फ 7 सालों में ऐसा क्या हो गया चेंज कि आपको ये चेंज करने की जरूरत पड़ी? मेरे ख्याल में तो पंजाब में, गुजरात, वेस्ट बंगाल में, असम में लिमिट बढ़ाने की बजाय लिमिट को घटाना ज्यादा आवश्यक था, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि हमें सर्च, सीजर, अरेस्ट के पावर्स हैं, पर हमारा एक्यूमेन, हमारी ट्रेनिंग, हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि हम उसको जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है उस तरह से कर दें। और जहां तक पुलिस को हैंडओवर करने की बात है, तो ये तो पहले भी था। पहले भी अगर हम किसी को ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल को पकड़ते हैं या 15 किलोमीटर के इलाके में पकड़ते थे, तो हमें उसको जो लेड डाउन लॉ है 24 घंटे के अंदर में हमें उसको कंसर्न्ड अथॉरिटी के सामने पेश करना पड़ता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो हम पहले भी नहीं करते थे, ना इन्वेस्टिगेशन हम अभी भी नहीं कर सकते। तो लॉजिक इसका मुझे समझ में नहीं आया। हम आगे आगे जैसे बात करेंगे और इस पे बातें निकलनी, पर इससे पहले कि मैं अपनी बात को खत्म करूं, मैं एक चीज पर कमेंट करना चाहता हूं जो इन्होंने, हमारे स्पीकर ने कहा। मैं 38 साल की नौकरी में बीएसएफ में, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि बीएसएफ 100% करप्शन फ्री है, मैं ये गारंटी नहीं लेता हूं। परंतु मैं ये भी कहता हूं कि बीएसएफ बाय एंड लार्ज एक बहुत ईमानदार फोर्स है। शायद इसलिए है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हो सकता है, जो भी हो। अब बिकॉज करप्शन और इंटेग्रिटी का टेस्ट तभी होता है जब किसी को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, शायद ये भी रीजन है। बट मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि बाय एंड लार्ज बीएसएफ एक बहुत ईमानदार फोर्स है। जहां तक कैटल्स, इसको मैं कमेंट को थोड़ा सा इस पे कमेंट करना जरूरी समझता हूं, बिकॉज ये डायरेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक एडवर्स कमेंट है। कैटल जो स्मगल होते हैं, वहां का बंगाल का या असम का या त्रिपुरा का लोकल कैटल तो होता नहीं है। वो कैटल पूरा राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी, बिहार से, पूरे 4-5 स्टेट से पूरे 2,500-3 हजार किलोमीटर का रास्ता पार करते हुए जाता है। सारे स्टेट्स में पुलिस है, सारे स्टेट्स में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स वाले, राइट्स वाले लोग, व्यक्ति लोग हैं वहां पर। कहीं पर भी ये कैटल नहीं रोका जाता है। और आखिर में हमारा एक बीएसएफ का जवान, जिसका एक रात के समय में एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी 1-1.5 किलोमीटर का एरिया है, वो उस कैटल को, जो हजारों की संख्या में
उसके ऊपर एक हमले की तरह से बढ़ रहा होता है, और जिसके पीछे उनको हाँकने वाले कई व्यक्ति, कई बॉर्डर क्रिमिनल्स होते हैं, वो ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टॉप दैट. सो व्हाइल आई एम इन एग्रीमेंट के कैटल स्मगलिंग होती है और उसमें शायद कुछ कनाइवेंस भी कभी कभी होती है, परंतु इसके लिए सभी लोगों की के एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है कि कैटल स्मगलिंग को रोका जाए. और जैसा एक दफा आपसे पहले भी डिस्कशन हुई थी, शायद अगर हम इस चीज को सोचें कि हम इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कैटल को हम लीगलाइज क्यों नहीं कर देते, कैटल ट्रेड को. वी विल अर्न मनी, वी विल अर्न गुडविल ऑफ बांग्लादेश एंड सो ऑन सो फोर्थ. बाकी जो भी रीजंस हो, तो मैं अभी ये कमेंट कर रहा हूं, उसके आगे आगे जैसे डिस्कशन चलती है और बातें करेंगे. थैंक यू. मैं विप्लव जी आपके पास आ रहा हूं. विप्लव जरा आप मुझे ये, विप्लव साहब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कानून के जानकार, और मतलब बेसिक्स बहुत सी क्लैरिटी है इनको. विप्लव जी, अभी निर्मला सीतारमण जी यूएस में थी 2-3 दिन पहले, हार्वर्ड स्टडी सेंटर में बॉस्टन में, वो कहीं बोल रही थी इनफॉर्मल उसमें. वहां पे उन्होंने बताया कि यूएस में जाके कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इससे कोई मतलब नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट सब उसको इम्प्लीमेंट करती है. और उन्होंने सिर्फ यहां ही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि जो नॉन बीजेपी स्टेट हैं वो सब गड़बड़ करती हैं, बीजेपी स्टेट बहुत अच्छा करती है. शी सेड ऑल दीज थिंग्स. नो, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट मिनिस्टर यूएस में जाके अगर इसको कह रहे हैं, तो मैं इसको गॉस्पेल ट्रूथ की तरह ले रहा हूं. नो प्लीज टेल मी, मतलब आपके पर्सपेक्टिव से, कि ये जो स्टेट सब्जेक्ट है पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर, ये उसमें कहीं दखलंदाजी का काम नहीं हो रहा है? मतलब वो जो बेसिक फेडरल स्ट्रक्चर है वो नहीं इससे हिल रहा है? सर, जो बेसिक लॉ एंड ऑर्डर है, जो स्टेट पुलिस है, दैट इज नो डाउट इट इज अंडर एंट्री 2 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो यूनियन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है वो डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस हैं जो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती हैं, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी. उसके अलावा अभी रिसेंटली, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर्ल्ड हैज बिकम वेरी स्मॉल और कई तरह के ऑफेंसेस होने लगे हैं, तो उसके चलते हुए देखिए कुछ क्राइम्स ऐसे होने लगे हैं जिसकी सीरियसनेस में यूनियन ऑफ इंडिया को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा. वो कुछ ऐसे स्पेशल ऑफेंसेस हैं जो नॉर्मल हमारे आईपीसी वगैरह में उनका प्राविधान नहीं है, इसके लिए स्पेशल स्टैट्यूट बनाए गए हैं, और वो स्पेशल तरीके के क्राइम्स होते हैं, उसके लिए स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए होती है इन्वेस्टिगेशन की, जिसके लिए अभी स्टेट गवर्नमेंट अभी इक्विप नहीं है. तो उसके चलते इसमें एंट्री 2A का इंसर्शन किया गया यूनियन लिस्ट में. वो एंट्री 2A कहती है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन और एनी अदर फोर्स subject to the control of the union or contingent or unit thereof in any state in aid of civil powers, jurisdiction, privileges and liabilities of the members of such forces while on such deployment. तो उन्होंने उसको बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा टेसिटली बाईपास करते हुए, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल के उस तरह के क्राइम्स होते हैं, टेररिज्म मान लीजिए, ड्रग पेडलिंग मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो उसमें उनका जो है पूरी कंट्री में रोकने की बात की वजह से उनको ये दखलंदाजी की उनको इजाजत दे दी गई. लेकिन इनको दे शुड डिमार्केट दीज एजेंसीज जो डिप्लॉय की जाती हैं डायरेक्टली बिना स्टेट परमिशन के, दे शुड डिमार्केट द एरियाज कि हम इस एरिया के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, और उसमें भी एक प्राविधान है कि आप उसको स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को साथ लेके जाएंगे, सो दैट देयर इज ए हार्मनी विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इज मेंटेन्ड. तो वो लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेंगे और उनके साथ में जाके काम करेंगे. अब चूंकि हमारा कंट्री में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का अजीब गरीब का है कि अगर बीजेपी जो करंटली यूनियन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट है और उनकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट में जाती है तो वहां कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर वो दूसरी नॉन बीजेपी स्टेट में जाती है तो वहां उनके तथकथित रूप से कुछ इश्यूज होते हैं, उनके पॉलिटिकल बेसिस की वजह से कुछ प्रोसिक्यूशन होता है या इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वो उतना साइंटिफिकली नहीं है जितनी साइंटिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी मैकेनिज्म दी गई है. तो वो हम लोग की जो गवर्नेंस है उसमें प्रॉब्लम है.
सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम में उन्होंने उसको बड़ा, क्योंकि जो भी कानून बनता है वो 543 लोग लोकसभा में बैठ के डिस्कस करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, उसके अंदर राज्यसभा में पारित होता है। तो जो मंशा होती है वो हमेशा सही होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है तो उसका अगर अच्छी तरीके से उसका अगर पावर एक्सरसाइज नहीं होगा तो उसका मिसयूज होगा फिर। तो उस मिसयूज में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी देख रहे हैं, जिसकी क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एब्सोल्यूट पावर है, लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, तो उसमें वो जितने भी इनकी जो एजेंसीज हैं वो उस हिसाब से उनके मैंडेट के हिसाब से काम करती हैं, बजाय उसके कि उनकी एक्सपर्टीज जिसकी जरूरत है उस ऑफेंस को जाके देखें। जी, मैं नंदन साहब आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं। ये पासपोर्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, कस्टम एक्ट, सीआरपीसी का इन सब में ये उनको सीजर, अरेस्ट ये सब कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज जरा नहीं समझ आ रही, स्टेट पुलिस जो है, जैसा हमारे सूद साहब ने कहा, बीएसएफ के हमारे जो अधिकारी हैं, कि भाई वो एक दूसरे तरह की ट्रेनिंग है या दूसरे तरह की ट्रेनिंग है। इनकी ट्रेनिंग बॉर्डर की सुरक्षा की मूल रूप से, दे आर बेसिकली ट्रेन टू हैंडल आवर बॉर्डर्स। स्टेट जो पुलिस होती है वो डंडे से ज्यादा बोली से बात करती है, क्या है ये करो, इधर करो, वो उसका दे आर ट्रेन डिफरेंटली। मतलब एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि वो गोली चलाना सिखाया जाता है तो पैर में कैसे गोली मारो ये सिखाया जाता है। वहां पे कोर्ट ऑफ वो बैठ जाती है इंक्वायरी कि अगर किसी ने ऊपर गोली मार दी, और शायद बीएसएफ में इंक्वायरी बैठ जाए अगर किसी ने नीचे गोली मार दी और ऊपर नहीं मारी। मतलब दिस आर द बेसिक ट्रेनिंग में चेंज है। अब जैसा आप कह रहे हैं कि या तो एक काम करते कि भाई स्टेट और सेंटर की लाइन ड्रॉ कर देते, क्योंकि दिस इज अ ओवरलैपिंग थिंग। या तो आप कह रहे थे कि नहीं 15 किलोमीटर तक स्टेट पुलिस का कोई मतलब नहीं, इट वी गिव इट टू बीएसएफ। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक समस्या ये है कि स्टेट पुलिस जो अपना सीआरपीसी और आईपीसी के क्रिमिनल्स को पकड़ती है, कोर्ट में पेश करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, चार्जशीट फाइल करती है, वहां पे भी वी नो दी कन्विक्शन रेट, इट इज मतलब वो खराब की तरफ है। आई एम नॉट यूजिंग अ हार्श वर्ड। जब वो दूसरे के पकड़े हुए को अगर इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल करेगी तो उसका क्या होगा ये मालूम नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा रैशनल होने के लिए एक, जैसे इन्होंने बीएसएफ के हमारे सूद साहब ने कहा या विप्लव ने कहा कि कुछ नए नए अगर वो आ रहे हैं तो यू ट्रेन देम सेपरेटली, ट्रेन दी स्टेट पुलिस। अल्टीमेटली तो स्टेट पुलिस हम लोगों को वो करती है। तो इसमें कहीं ओवरलैपिंग या एक दूसरे से कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है? दी वेरी बेसिक नो, बेसिकली साहब मैं आपसे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा, सूद साहब को भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा, but I will only try to explain the logic which you asked me to explain. Yes, पुलिस वाला जो है, आप बोला डंडा मारना, गोली मारना, ये इन्वेस्टिगेशन करना, वो सब उनको ट्रेनिंग है। वैसे बीएसएफ लोगों को भी इन्वेस्टिगेशन का ट्रेनिंग नहीं है। चार्जशीट करना, कोर्ट में खड़ा रह के विटनेस साक्षी देना, दिनों दिन मैं भी अभी भी जाके 6 hours 7 hours I stand in the witness box and give evidence। रिटायर होके 11 साल हो गया है। So the difference of basic working is absolutely distinct, as you mentioned. आपने अभी एक्सप्लेन किया था। So the police has to investigate and charge sheet. इसमें अपना केस अलग है और किसी का केस अलग है। अगर डेड बॉडी रास्ते पे अनक्लेम्ड मिला तो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट the police officer is filing this case। और किसका ये कर रहा है? At least in this case where BSF makes out a case, they could also always come and meet the superintendent of police and ask, इतना केस हमने बनाया, इसका क्या हुआ है, इसको तो तफसील आप देना चाहिए, ऐसा वो मॉनिटर कर सकते हैं। And whenever they make out such cases, I am sure they are submitting the reports to their headquarters and to Government of India and Government of India to IB and various other agencies. All this monitoring is there. ऐसा नहीं है at a local level any हवलदार or any sub inspector will disrespect the job done by the BSF and उसका कुछ होगा नहीं। कन्विक्शन रेट का जब तक बात आप करते हैं, वो तो police has no choice of all these cases which are coming to them। All cases coming to police are not measured and distinct करके, distill करके नहीं आते हैं। जो भी आता है as per 154 CRPC, they have to investigate and charge sheet it। Most of the times they don't sit as a judge, they investigate and send it to the
court, and the court has to take a call whether there is evidence or not. Earlier किसी ने बोला था शाहरुख खान के ऊपर, वो लड़का के ऊपर बोला था, आपने ही बोला था perhaps, that what about this, what about that, and all that. The point is, what did the court do when all these boys were produced? What is the evidence with them? WhatsApp में क्या था, या syndicate चला रहा है क्या नहीं? All these kind of things. The court, 4 times he has been produced before the court. The court could have given bail. These are bailable cases by the court. So why can't the courts effectively intervene? Why do they have to work on that sealed cover basis? NCB ने कोई sealed cover में कोई information दिया तो वो देख के वो बाकी लोगों को कोई आप चांस नहीं देते हैं, आपको करते हैं. पहले जो हुआ था रिया चक्रवर्ती और उसका भाई और बाकी सब लोगों को हुआ, ऐसा भी और एक केस बेंगलुरु में हुआ था. सालों साल उसमें सारे लोग उसे कोई सिनेमा एक्ट्रेसेस दे, रागिनी, राधा, I don't know the names of those people. About 20-22 youngsters were there for about 1 or 2 years behind the bars in the same narcotics related cases, whether they consumed or not, whether they did this or not. Every cinema actor or actress of name, some name was produced last year when that Sushant Singh Rajput alleged death, whatever, suspicious death, let us say, उसमें तो वो बुलाया था, even that famous actresses, सबको बुला के टीवी कैमरा के सामने करा तो किया था. So my opinion is, when the police is doing or NCB is doing all that, courts can intervene effectively. Within 24 hours, we produce the accused also. Within 24 hours, we are producing the FIR also. So they can be much more effective rather than accumulating and keeping these youngsters in the jail. And as far as the police and the BSF is concerned, BSF is trained to do a particular job. Let them do that. They are not trained to investigate, so they can't be given the job of investigation. And the police, agar aap bola, so BSF ka kaam ho, in the sense 12 to 20 nautical miles in the sea, when they go and investigate matters, they are also not trained in that. They are not seafarers. They can't even stand in the boat and go in the sea and do all that kind of job, but they are doing. We have trained them as marine police, and we have recruited special people to man those boats. So it is a question of we doing certain job of others and others doing our job. As I mentioned earlier, it is not that the BSF alone can do this seizure, arrest, and giving them to the police. Any ordinary citizen can also do. Earlier, I mentioned to you about the Maharashtra Police Patil Act. I mentioned that. Until, you know very well, in all the districts, in the Taluka headquarters, there is one police station with 12-20 men. And they can't reach a village 86 kilometers away immediately. So until they go, all the police powers are given to a police party. In the same way, this is a coordination expected between the BSF and the police. If they can sit together and do their job together, absolutely there is rationale. Because this is not a new responsibility given to the BSF. It is there from 1969, reviewed in 2012, 14, and 21. So there is nothing new in this. What rationalization they have done? I'm sure the note which the government of India had produced would have to have meaningful notes as to why they are doing it. Because in Gujarat, they have reduced from 80 to 50, and in Punjab, they have increased from 15 to 50. So in the other states, they have kept it as it is. There has to be some work, some homework done by the Ministry of Home Affairs. I'm very, very sure about this. It looked like a rationalization for me. If it is different, I am willing to listen to the others. Thank you. सूद साहब, मैं आपसे जरा एक चीज और समझना चाह रहा हूँ भाई. जितना जो बीएसएफ की फोर्स अभी है वो ऐसे ही बहुत स्ट्रेंड है. आप बॉर्डर के साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में वो नेक्सलाइट प्रॉब्लम भी हैंडल करना पड़ रहा है. तो आपको नहीं लगता है कि 15 किलोमीटर से अगर 50 किलोमीटर का एरिया अगर आपका बढ़ जाएगा तो डू यू हैव सफिशिएंट फोर्स टू मैनेज दिस? वो और स्ट्रेच नहीं हो जाएगी आपकी फोर्सेस? 1 minute, sir. This is, sorry, sir. Sorry, Mr. Sood, sir. Yes, I want to take your role. This is an enabling provision, sir. This is a provision for enabling the BSF to have the power from 15 kilometers to 50 kilometers. It is not necessary the BSF has to do patrolling and all. In case they get intelligence
they are enabling them to empowering them to give the authority to go there and take action. Like सूद साहब ने पहले बोला वो कैटल कहीं तैयार हो रहा है तो हजारों कैटल कहीं हैं, तो if it is there within that area, instead of the police being informed, the BSF can go and take action. It is an enabling provision. So सूद साहब आप बताइए प्लीज। जी मैं मानता हूं, ठीक है आपकी बात कि एनेबलिंग प्रोविजन है, बट जैसा आपने कैटल का कहा तो बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर से उठ के यूपी या हरियाणा में तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। हम रीजनेबली एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि हम बॉर्डर एरिया में जो 4-5 किलोमीटर या पहले का 15 किलोमीटर का इलाका अमेरिका था, हमारी जिम्मेदारी थी, उसमें कर सकेंगे। आपका जो सवाल बिल्कुल सही है मिस्टर आनंद, ये हमारे रिसोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। हमारी जो ट्रुप्स हैं, सारी की सारी ट्रुप्स ग्राउंड पर कमिटेड हैं, बीओपी पर कमिटेड है, और यदि हमें किसी क्रिमिनल्स को चेज करना है या इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने हैं तो हमें वो ट्रुप्स उन्हीं पोस्टों से निकालने पड़ेंगे। पोस्टों से निकलकर वो जाएंगे, वापस आएंगे, उतनी देर में हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, बॉर्डर की विजिल जो है, वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो अब सरकार ने अपनी विजडम में ये पावर्स तो दे दिए हैं, बट इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, ये हैं कि व्यवहारिक तौर पर इसको हम जमीन पर लागू करना इसमें बहुत बहुत मुश्किल है। पहले ही 15 किलोमीटर तक ही लागू करना मुश्किल था, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा केसेस ऐसे कोई हुए हैं कि हम 15 किलोमीटर तक गए हों। और जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, मैंने ये भी पाया है कि इवन 15 तो छोड़िए, 4-5 किलोमीटर दूर पीछे जाने पर कोई बंगाल एरिया में हमारे जवानों की लिंचिंग कर दी गई। वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे गए थे और पुलिस के साथ भी गए थे, पर वहां पर उन्होंने, क्राउड ने उनकी लिंचिंग कर दी। तो मेरे ख्याल में हम एक फर्स्ट क्लास बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हैं, आपने भी कहा और मैं भी ऐसा मानता हूं कि हम एक फर्स्ट क्लास बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हैं। लेट अस रिमेन अ फर्स्ट क्लास बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, हमें एक थर्ड क्लास पुलिस मत बना दिया जाए, ठीक है। और इस जो अमेंडमेंट के कई और पक्ष हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि नंबर 1 जी बोले, बताएं जी। पहले तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो 1969 में पहली नोटिफिकेशन निकली थी, फिर 1973 में अमेंड हुई थी, उसके बाद से आज के 50 सालों में पॉपुलेशन डेंसिटी अगर नहीं कुछ तो 2 या 3 गुना बढ़ गई है और पुलिस प्रेजेंस भी बढ़ गई है। तो इस ऐसे मामले में, ऐसी सिचुएशन में मेरा तो ये विचार है कि हमें जो पावर्स दिए गए वो बढ़ाने की बजाय घटाने की आवश्यकता थी। चलिए घटाए नहीं तो एज इट इज रहने देने की आवश्यकता थी, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में, बंगाल में और जो असम में आर्म फोर्स, असम में तो शायद आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू है, पर पंजाब में और वेस्ट बंगाल में ये लागू नहीं है। तो हमारे पास ऐसे कोई पावर्स नहीं है कि हम किसी प्रमाइसेस को जाकर सर्च कर सकें ऑन आवर ओन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ अ सर्च वारंट। तो हमें एज इट इज पुलिस की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। और दूसरी चीज जो आपने कही कि इसमें हालांकि कोऑर्डिनेशन हो सकती है, पर यदि हमें ऑपरेशन की स्विफ्टनेस पे ध्यान देना है और हमें ऑपरेशन की सीक्रेसी पर ध्यान देना है, तो शायद बीएसएफ की टुकड़ी को तुरंत उठकर जाना पड़ेगा और शायद उस दौरान में पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेट करने का मौका भी नहीं होगा। और ऐसे में कंफ्यूजन में नुकसान होने की बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि किसी का नुकसान हो सकता है। रिसोर्सेस के बारे में मैंने बात कर ली कि रिसोर्स जो है हमारे लिए एडिक्वेट नहीं है कि हम इन पावर्स को प्रॉपर तरीके से उसको करें। एक आर्गुमेंट और दी जाती है कि बॉर्डर क्रिमिनल्स और हमारे जो एडवर्सरी हैं
वो बॉर्डर क्राइम्स करने के लिए, मिलिटेंट्स को मदद करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे ड्रोन्स के बारे में बात की गई, टनल्स के बारे में बात की गई। तो इन चीजों को, जैसा आपने सबने सुना हुआ है पानीपत सिंड्रोम, कि हम जितनी भी लड़ाइयां लड़ते थे हम आके पानीपत में लड़ते थे। तो हम इन ड्रोन्स और टनल्स से निकलने वाले बंदों को हम पीछे आने ही क्यों ना दें। हम ऐसी टेक्नोलॉजी, हम बीएसएफ को में ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो बीएसएफ को दी जाए, और हम से रडार डिटेक्शन टेक्निक होगी, या टनल डिटेक्शन टेक्निक्स होंगी, या हमारा इंटेलिजेंस रिसोर्सेज बढ़ जाए, जिससे कि हम उनको पहली जगह पर ही रोक ले, बॉर्डर पर ही रोक ले, उनको पीछे जाने की जरूरत ही ना पड़े, मौका ही ना मिले उनको पीछे जाने का। और एक और बहुत वैलिड आर्गुमेंट जो मेरी समझ में आती है कि ठीक है जी, आपने पंजाब में, गुजरात में कम कर दिया, पंजाब में, बंगाल में बॉर्डर स्टेट्स हैं, ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, मान लिया हमने, कई तरह के क्राइम्स होते हैं, इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन होती है, करेंसी आती है। पर यूपी और बिहार का क्या स्थिति है? यूपी और बिहार भी इसी प्रकार के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, और बल्कि ये और ज्यादा सेंसिटिव स्टेट्स हैं। पाकिस्तान हैज बीन नोन टू एक्सप्लॉइट दीज बॉर्डर्स, ओपन बॉर्डर्स हैं यहाँ पर ना कोई फेंस है, ना कोई इस जैसा डोमिनेशन सिस्टम बीएसएफ अडॉप्ट करती है वैसा डोमिनेशन सिस्टम यहाँ नहीं होता है, और ओपन बॉर्डर्स हैं, कोई भी आ जा सकता है। पाकिस्तान की आईएसआई ने इन इलाकों का इस्तेमाल किया है। वहां पर तो एसएसबी को तो इस प्रकार के पावर्स की ज्यादा जरूरत है मेरे ख्याल में। एसएसबी असम में और वेस्ट बंगाल में भी डिप्लॉयड है, भूटान, इंडो भूटान बॉर्डर पर। उनको तो ऐसे इस तरह के पावर्स नहीं डेलीगेट किए गए, पर बीएसएफ को, जो बीएसएफ के बॉर्डर है उनपे, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो रैशनलाइजेशन की बात कही जा रही है, वो रैशनलाइजेशन प्रॉब्ली रैशनली थॉट आउट नहीं है, इफ आई मे यूज दैट ट्विस्ट ऑफ द फ्रेज। सो rationalization has to be based on some logic, as Mr. Sabanand said. So वो logic, at least मुझे as a lifelong border guard, border man, मुझे वो ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि इसमें इस तरह से रैशनलाइज है। हमारी कोर कॉम्पिटेंसेस बॉर्डर गार्डिंग, हमें इस तरह के एक्सटेंडेड, आज 15 था, आज 50 किया, कल को किसी के दिमाग में आएगा, कहेगा पूरा स्टेट हो जाए, जैसा मैंने सुना भी है कि शायद इनिशियल प्रपोजल में शायद ये पूरे स्टेट्स के लिए था, कोई पूरा स्टेट कर देगा। तो इस तरह से ऐसे हमें हमारे बढ़ते जाएंगे तो हमारी कोर कॉम्पिटेंस डाइल्यूट हो जाएगी, और हम एक, जैसा मैंने सबमिट किया कि हम एक फर्स्ट क्लास बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की बजाय हमारा कैरेक्टर एक पुलिसिंग की तरफ चला जाएगा। एंड मुझे ये हेजिटेशन नहीं है कि हम जो स्टेट ऑफ पुलिसिंग हम अपने पूरे कंट्री में देखते हैं, मे बी certain southern states are much better off, but जो स्टेट ऑफ पुलिसिंग कई सारे इलाकों में है, वो बहुत, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी सिचुएशन to be in. Thank you. सूद साहब, मैं एक और चीज भाई, एज अ प्राउड रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, वी हैव अ स्टेट पॉलिसी ऑफ ठोक दो। हमारी स्टेट कहती है ठोक दो। वी हैव दिस ठोक दो पॉलिसी हैज बीन एक्नॉलेज्ड, एप्रिशिएटेड, लाउडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट हैज बीन एप्रिशिएटेड, लाउडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये सार्वजनिक रूप से सर्टिफिकेट दिया गया है कि हम लोग की लॉ एंड ऑर्डर में वी आर द बेस्ट। तो आप लोग भी हम लोगों को फॉलो करिए, हम लोग कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चलाते हैं। नाउ कमिंग टू विप्लव विथ यू, एक चीज, जैसे शिवनंदन साहब एक स्टेट पुलिस की बात कर रहे हैं, सूद साहब अपना बीएसएफ की बात कर रहे हैं। मैं आम आदमी हूं, आप वकील साहब हैं, आपका कोई कुछ कर नहीं सकता है। अब हमारे तो 2 इंस्पेक्टर हो गए। पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर आता था डंडा लेके, हमें क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। अब एक बीएसएफ का साहब के इंस्पेक्टर साहब भी आ जाएंगे
मैं मूंगफली का ठेला लगाता हूं, पहले वो पुलिस वाला ले जाता था कुछ 150 मूंगफली ऐसी खाता था, पैसा नहीं देता था। अब एक बीएसएफ साहब भी आ गए, तो ये 50 किलोमीटर में एज अ कॉमन सिटीजन मुझे तो 2 इंस्पेक्टर की आपने मार दी थी। आई एम आस्किंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट दिस, मतलब ये मुझे 2 लोगों को 2 इंस्पेक्टर क्यों भाई? Besides this, which is very practical, the concern which you just raised, according to what I was just thinking in my mind, जो BSF या और जो बॉर्डर की जो फोर्सेस हैं हमारी, उनका प्राइम जो कंसिडरेशन है, जो प्राइम ऑब्जेक्ट है, टू सिक्योर द बॉर्डर्स। अगर आप उसको 50 किलोमीटर अंदर लेके आ रहे हैं, तो you are basically diverting their main object from, securing the border as a in absoluteness to a little bit of, it will go to certain kind of a relaxation in the security area for protecting the borders. तो ये तो मतलब उस बीएसएफ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ही विपरीत है ये 50 किलोमीटर का इन्होंने कर दिया, क्योंकि इतना लार्ज स्केल का, एंड इट इज रनिंग थ्रू द बॉर्डर, तो उतना वो हो ही नहीं सकता। आपका बेसिक चीज है दैट यू हैव टू सिक्योर द बॉर्डर, दैट इंटरनेशनल कोई भी हादसा ना हो पाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने इस फोर्स को लगाया हुआ है। दूसरा काम जो इन्होंने किया है, जो दिखता है कि उन्होंने कोई रैशनल नहीं दिया है। अगर आप सेक्शन 139(1) ऑफ बीएसएफ एक्ट देखिएगा, तो उसमें जो पैरामीटर्स दिए हैं फॉर पर्पसेस ऑफ डिफाइनिंग द areas in the schedule is for purposes of cross border offenses। कोई बिना पासपोर्ट के चला आ रहा है या कोई स्मगलिंग कर रहा है, उस चीज के लिए तो उसको बेस्ट ऑन दी बॉर्डर आप चेक कर सकते हैं। जब अंदर ही आ जाएगा तो कहीं भी निकल जाएगा। दूसरा ये कि जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो डोमेन है उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट राजस्थान, तो वो पूरी जो राजस्थान की जो टोटल बाउंड्री है, इंटरनल एंड टचिंग अबाउट द इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां तक पूरा स्टेट गवर्नमेंट का डोमिनेंस और ज्यूरिसडिक्शन है। तो वो अपनी और उनकी स्टेट पुलिस है, तो उस पुलिस में जो काम आप बीएसएफ के ऊपर लाद रहे हैं करने के लिए 50 किलोमीटर बढ़ा के, आप अपने पुलिस स्टेशन को आगे करने जाने दीजिए। ये यूं नहीं करने देना चाहते कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल उसकी स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर हट जाएगा। 50 किलोमीटर की आप रेंज बढ़ाने पे आप अपना आधिपत्य, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आधिपत्य और स्टेट गवर्नमेंट में एक्सटेंड करना चाह रहे हैं विदाउट एनी रैशनल, नॉट ओनली रैशनल एज राइटली सेड बाय माय फेलो कलीग, उसके अलावा इट विल टेल अपॉन द बॉर्डर, जिस काम के लिए आपने रखा हुआ है, वो बजाय इसके कि इंटरनेशनल से कोई आ रहा है या हमारे यहाँ से कोई वहां जा रहा है, उसमें ध्यान देने के बजाय कि 50 किलोमीटर में क्या हो रहा है, कोई स्मगल्ड माल बिक रहा है नहीं बिक रहा है, या कोई मूंगफली वाले से कुछ ले रहे नहीं ले रहे, आपका फिर फोकस चेंज हो रहा है उसमें, विच इज गोइंग टू डिफीट एंड फ्रस्ट्रेट द बीएसएफ एक्ट, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूट हुआ बीएसएफ और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस। दिस इज टोटली नॉट डूएबल अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। ये नोटिफिकेशन है, इसको चैलेंज होना चाहिए, एंड लेट द यूनियन गवर्नमेंट हैज टू कम आउट विद अ रीजन, a cogent reason that it is going to serve the act, or it is going to serve the purpose of the defense which is being deployed on the border area, as also to the extent of 50 kilometers, the rigors of that wrongful offenses are traveling 50 kilometers, so therefore they have to do it. They have to come out with a cogent reason, otherwise this notification should be challenged. In the national interest, in the in the interest of the protection of the country, secured border interests. मिस्टर आनंद, मैं एक मिनट के लिए आपसे प्लीज कमेंट करना चाहता हूँ। जो बीएसएफ के टास्क है, जो हमारे एक्ट एंड रूल्स में लिखे हुए हैं, वो 3 टास्क है। हमारा बीएसएफ रूल 1969 की आई थिंक 15 रूल नंबर 15 है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। उसमें 3 टास्क लिखे हुए हैं। नंबर 1 इज टू एंश्योर अ सेंस ऑफ, वर्डिंग्स में डिफर, to inculcate a sense of security amongst the border population is the first. Number 2, to prevent cross-border crimes. 3, to prevent smuggling. The task, अगर हम ये कहें तो हमारा टास्क जो inculcation of sense of security है, वो हमारी वहां पर वाईफाई शुड बी स्विच्ड ऑन एट एनी टाइम। हाँ, उसको कुछ नहीं होना है। वहां पर हमारी
प्रेजेंस शो कर, हम जो वहां पर पेट्रोलिंग एक्टिविटी करते हैं, हमारे जो रात में एम्बुशर लगते हैं, हमारे जो बीओपीज है, हमारी जो इंटरेक्शन है, हम उनको जो एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी इन रिमोट एरियाज जो हम शो करते हैं, जो वहां के बॉर्डर पॉपुलेशन रिमोट एरियाज में हमारे पास आते, पुलिस वहां पहुंचती नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच, वो अपनी ग्रीवांस लेके हमारे पास आते हैं, वो करके हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसमें डालते हैं, बिसाइड्स इंश्योरिंग कि स्मगलिंग ना हो, ट्रांसबॉर्डर क्राइम ना हो। सो ये रोल जो है मेन हमारा, अगर हम पीछे से पीछे चलते जाए 20-15 किलोमीटर तो पहले था, 50 चले जाए, किसी में स्टेट पूरा चले जाए, नॉर्थ ईस्ट के तो चलिए छोटे छोटे स्टेट्स हैं, शायद त्रिपुरा जैसे इलाके में तो कुल चौड़ाई कई जगह पे मुश्किल से 50 किलोमीटर है। तो फिर हम वो अपना रोल पूरा नहीं कर पाए, जैसे मिस्टर विप्लव ने कहा, तो हम वो पूरा रोल अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इसमें व्यवहारिक डिफिकल्टीज है इस नए ऑर्डर को जमीन पर इम्प्लीमेंट करने में। हमारे लिए सीमा सुरक्षा बल इसको मुश्किल पाएगी, इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में। मैं शिवनंदन साहब आपसे लास्ट वर्ड जरा समझ लेना चाहूं, क्योंकि जैसा सूद साहब ने कहा कि निगरानी प्राइमरी सेकेंडरी टास्क है बीएसएफ का, और वो बहुत शार्प और फोकस्ड होना चाहिए। आज बांग्लादेश का जैसे आपने एक हवाला किया, जिसको सूद साहब ने भी कहा कि भाई स्टेट पुलिस ही नहीं अगर उसमें कुछ इंटरफेयर करती है। अब अगर एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा तो कहीं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी कहिए कि, लेकिन वो उनको एक लार्जर एरिया का अगर वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ेगा। अगर आपको बढ़ाना था तो फिर उनके रिसोर्सेज, उनका पैसा, उनका बजट, ये सब आप फिर बढ़ाते, आप केवल ये बढ़ा देना। और एक एक्स्ट्रा और काम मिल गया है, मैं आपसे 1 मिनट का उससे वो कहूंगा, अब सेंट्रल फोर्सेज जो है वो पर्सनल सिक्योरिटी भी हो जा रही है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। बंगाल में पूरे सारे एमएलएस को बांट दिया गया सेंट्रल वो। शिवनंदन साहब, I have been muted. Okay. Wasting of resources, if that is the subject you want to know, yes, Madam Kangana Ranawat also has been given a central security force as protection, and so many other MLAs, MPs, ministers, cinema actors, and even that way, even the industrialists have been given central security force protection in Mumbai. They take payment, a little bit of a payment from them. So that is a waste of the trained police force. That's a different matter altogether. They are all central police forces. So that's a different matter. We will not get into that because the time is over. The other, I can see Mr. Akhilesh Bhargav waiting. I would say that this is empowering the BSF and they are not taking away their resources. Their resources can be increased sky high. BSF is the biggest police force in the country as on today. They have an Air Force wing, they have got a camel wing, they have got a boat wing, Navy wing, all that kind of that next to military, they are the most powerful police force in the country. They can have more also, asking for more resources. Nobody is preventing anybody from getting it. It is for the government of India to give them. But as they give them more responsibility, they'll get more resources. It's a different matter. But I would like to say that this extending the area from 15 to 50 kilometers, they are not being asked to patrol that area. Kindly take in mind. They can be posted on the border, but when they get intelligence, their unit is only legally empowered. They are given more powers to go more into the area, provided they want to do it. Kindly please understand, nobody is forcing them to go to all 50 kilometers and do patrolling and waste their resources which are scarce. So if that understanding is there, this discussion is that BSF is given more area, more power, more legal power. So if they want more manpower and more other resources, they are most welcome to ask for it and get it. So in my opinion, this rationalization would help, provided the state police force and the central force, that is BSF, work together cohesively. The same analogy can be taken in the other border areas also, where the military intelligence is working, RRAW is working, IB is working. They have to work cohesively together as one nation and one force. If that is understood, this will enable us to get better national security. Thank you, sir. आनंद जी, एक चीज कहनी है शिवनंदन जी के प्लीज। व्यू पे।
जो 50 किलोमीटर का जो इनेबलिंग है, that digresses. I understand that you may go there, you may not go there. Exactly, yes. Yeah, that's all right. We understand that. But Yeah. since it's a force and you are a man with a source with a high credentials, you would know better. We are civilians. The forces are governed by a total discipline. They have a mandate that this is how you have to operate your daytime. This is the post you have to guard. These are the things which are there. So these are very, very strict, disciplined and stringent measures under which the forces are to operate. That's my take as a civilian. Now, if our BSF force constitution was only meant for guarding the border, so by giving the extra 50 kilometers inside the border is going to give what kind of a benefit to the nation or to the efficiency of the BSF force is my guess is as good as anybody's guess. Because if we are giving them 50 kilometers, so then we are basically saying you may go there or you may not go there. Assuming if a BSF particular area, our commandant is thinking now he has some information about a particular offense being committed and he wants to exercise his jurisdiction of that offense. And similarly, the local police, which otherwise by state law has a jurisdiction, it overlaps. Then the question of jurisdiction comes in. So unless or until if you are enhancing this 50 kilometers, you are not defining as to what kind of offense. If those are such offenses only which are provided under 139, that foreign act or passport act, if that is violated, I can very well understand it is come within the domain of BSF. BSF may have jurisdiction over the local police. But to increase this 50 kilometers more, then even if they are not taking a call to go further, but still it is their responsibility. They can't shy away from the responsibility. See, it was your option, you may go, you may not go. So if the local police is not going there and BSF is also not going there, so BSF cannot say no, because our main criteria is this border only, 50 kilometers, I cannot come in. They can't shy away from the responsibility. Okay, we are already overshot the time. Yeah. थैंक यू सो मच. हमारे एक दर्शक हैं ओम प्रकाश जी. ऑन अ लाइटर वेन आई विल एंड दिस शो. एक तो उन्होंने पूछा है लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से कितना दूर है. इट इज ऑन द नेपाल बॉर्डर. लखीमपुर बॉर्डर है, इट टचेस दैट बॉर्डर. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, वी विल सम अप विद दैट. उन्होंने कहा है किसानों ने कृषि बिल नहीं मांगा, सरकार ने दिए. बीएसएफ ने दूरी नहीं बढ़वाई, सरकार ने बढ़ाई. चलिए, सरकार इस तरह की कुछ कुछ अच्छी चीजें करती रहती है. कुछ उसी तरह से उसने बीएसएफ को 15 से 50 किलोमीटर कर दिया. थैंक यू सो मच मिस्टर शिवानंदन, आपका ज्वाइन करने के लिए. सूद साहब, थैंक यू सो मच. विप्लव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड एटलीस्ट एनलाइटनिंग ऑल ऑफ अस ऑन दिस मैटर. थैंक यू सो मच. अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें. अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें. अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें. आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा. डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं. धन्यवाद.